नमस्कार दोस्तों। आज हम रिवीजन में शुरू करते हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस और सॉल्ट। अब हम जानेंगे आज कि इनके बारे में। अम्ल क्या होता है यानी एसिड क्या होते हैं। एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलते हैं। ये जलीय विलयन में H आयन देते हैं। बिल्कुल याद रखना है कि ये जो जलीय अवस्था में घुलने पर H आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। तो जो एसिड होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला है आपका कि जो प्रबल अम्ल के कौन कौन से होते हैं। प्रबल अम्ल वे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रबल जो है वो ये HCl है, उसके बाद H2SO4 है और फिर HNO3 है। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की क्षमता कम होती है। तो इसका उदाहरण है CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है, इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसके बाद है लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल फिर जो कि संतरे में पाया जाता है। अगला है कि इसमें सांद्र अम्ल कौन से होते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, या ऐसे अम्ल जिसमें H आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उन्हें कहते हैं सांद्र अम्ल। ठीक है। और अगला है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होता है यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं तनु अम्ल। ऊपर वाले में जल की मात्रा कम थी, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला है आपका क्षारक यानी बेस किसे कहते हैं। तो क्षारक होता है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं, याद रखेंगे। तो जो अम्ल था वो नीले को लाल करता था, ये लाल लिटमस को नीला करेगा, याद रखना एकदम। अगला है ये जलीय विलयन में OH ऋणायन देता है। प्रबल क्षारक होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक होते हैं NH4OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोनियम ऑक्साइड है। अगला है आपका क्षार। क्षार यानी एल्केली कौन से होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऐसा कोई क्षारक जो जल में घुलनशील होता है तो उसको बोलते हैं क्षार यानी एल्केली बोलते हैं। तो NaOH, इसमें OH दिख रहा है, ये आपका क्षार है। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और MgOH(2) मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके क्षार होते हैं। अगला है आपका लवण कौन होते हैं। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है। तो लवण क्या होता है, जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। उदाहरण के लिए आपका है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। सूचक किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचक होता है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका रंग या गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम बदल जाता है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। और वो विलयन जो अम्ल और क्षार होने की उपस्थिति को दर्शाते हैं उन्हें सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। सूचक के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। सूचक को हमने 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। अगला है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और गंधीय सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं। ये जैसे लिटमस एक पौधा होता है थैलोफाइटा समूह का, लाइकेन नाम का। उस लाइकेन नाम के पौधे के विलयन से प्राप्त किया जाता है लिटमस, ये प्राकृतिक है। लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक है। हाइड्रोजनिया का पौधे के फूल प्राकृतिक हैं। हल्दी आपका प्राकृतिक है। और कृत्रिम सूचक होते हैं कि ये रासायनिक पदार्थ हैं, दवाओं केमिकल से बने हैं। ये इसमें है आपका मेथनोइक, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, 2 मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन ये कृत्रिम सूचक हैं। गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज और लौंग तेल, तो इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं, अगला है। तो सूचक की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है जो कि आपको बिल्कुल याद करनी है। अगला है जैसे प्राकृतिक सूचक, जैसे लिटमस अम्ल में क्या कर सकता है और क्षार में क्या कर सकता है। अम्ल में जो लिटमस होता है ये लाल रंग देता है। तो अम्ल जो होता है
लाल रंग देता है और क्षार होता है नीला रंग देता है। ऐसी लाल पत्ता गोभी को अम्ल में डालने पे लाल रंग देता है और क्षार में डालने पे साथ हरा रंग देता है। हल्दी में कोई बदलाव नहीं आता अम्ल डालने पर, लेकिन क्षार डालने पर ये लाल भूरा हो जाता है। हाइड्रेजनिया के फूल का रस आप याद करेंगे कि इसके फूलों के रस को अम्ल में डाला जाए तो वो नीला रंग देता है और अगर क्षार में डाला जाए गुलाबी रंग देता है। कृत्रिम सूचक में फिनोल्फ्थालीन रंगहीन होता है अम्ल में डालने पर और क्षार में डालने पर गुलाबी हो जाता है। सूचक मेथिल ऑरेंज अगर हम इसको अम्ल में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है, क्षार में डालते हैं तो पीला हो जाता है। गंधी सूचक किसे कहते हैं? तो गंधी सूचक में आपके सिलेबस में एक प्याज का रस डाल रखा है या प्याज का जूस। तो प्याज के रस को अगर अम्ल में मिलाते हैं तो चिच्छड़ गंध आती है और अगर क्षार मिलाए कोई गंध नहीं आती है। वेनिला का गंध समान रहता है, इसमें कोई गंध नहीं आती है, यानी इसका इस्तेमाल करा ही नहीं जा सकता। लौंग का तेल, इसमें भी गंध समान रहती है, इसमें कोई गंध नहीं आता, इससे भी नहीं पहचाना जा सकता। तो कुल मिलाकर अम्ल में डालने पे गंध वही रहेगा। तो अगर किसी लौंग का तेल या वेनिला का तेल को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो गंध वही रहता है। अगर हमने उसमें क्षार मिला तो गंध गायब हो जाता है। इससे पता कर सकते हैं कि हमने क्षार मिलाया था या अम्ल या मिलाया था। अगला है अम्ल और धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं की अभिक्रिया लिखा हुआ है अम्ल के साथ, क्षार के साथ। कोई भी धातु होता है, जब वो कोई भी धातु होता है अगर वो अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, याद रखना है। तो कोई भी धातु अगर अम्ल से क्रिया करता है तो वो आपका बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। बहुत अच्छा एग्जांपल है जिंक। जिंक को अगर हम HCl से क्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनता है। ये जो तीर का निशान है ये हाइड्रोजन गैस के निकलने को, उत्सर्जन को दर्शाता है। और क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं ना किसी धातु की, तो क्षार के साथ भी क्रिया करने पे लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जिंक से मिलाएं तो सोडियम जिंकेट बनता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट कहलाता है। इसका साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनता है। अगला है कि पोप टेस्ट क्या होता है। ये पोप टेस्ट होता है कि हाइड्रोजन गैस की जाँच करना। हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास, यानी कोई परखनली है जिसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लाते हैं तो ये पॉप या दब फट फट की ध्वनि के साथ ये जलने लगता है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने वाला टेस्ट कहा जाता है। अगला सिलेबस में हमें बिल्कुल याद करना है कि धातु का कोई कार्बोनेट या धातु का बाई कार्बोनेट होते हैं जो, उनको अगर अम्ल के साथ क्रिया कराएं और क्षार के साथ क्रिया कराएं तो क्या क्या विक्रिया होती है। तो पहले अम्ल के साथ याद करेंगे। कोई भी अम्ल अगर धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो 3 उत्पाद बनते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आपको ये पूरा फॉर्मेट जो है ये याद भी करना है। HCl को, यानी अम्ल है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम कार्बोनेट है ये, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। इसको जब मिलाते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक, और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल बनता है। ऐसी अगर हम धातु के साथ, अगर हम अम्ल के साथ कोई धातु बाई कार्बोनेट मिलाते हैं तो वो भी आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। HCl को NaCO3 से मिलाने पर NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनता है, याद रखेंगे। अगला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच कैसे करेंगे। तो कोई भी उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, चूने के साथ पानी में डालने पर तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएं तो मतलब ये सफ़ेद ही होता है। इसको अगर हम दीवार पर पोत देते हैं तो हवा, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया कर दीवारों पे चमक आ जाती है। इसके कारण, कैल्शियम कार्बन के कारण, और साथ में जो जल होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। तो कार्बन, या फिर इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको अगर हम, इसमें अगर हम ये कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे ना तो इसका दूधिया रंग हो जाएगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने जो गैस डाली थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाए तो ये दूधिया रंग का हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। और अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो क्या होता है, तो इसी CaCO3 में और ज़्यादा अगर हम जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं तो बन जाता है जल में घुलनशील पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, CaHCO3 2। बहुत अजीब फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखें आप। अगला है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया। कोई भी अम्ल यानी एसिड क्षारक यानी क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और क्या बनता है, लवण और बनता है जल, यानी सॉल्ट और वाटर बनता है। ये बिल्कुल याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का
प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी जब अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तो उसको उदासीनीकरण विक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं जो उदासीनीकरण विक्रिया कहलाते हैं। यहाँ पे बता रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और H2O बनता है। यानी ये सोल्ट है और ये वाटर है, ये आपका बेस था यानी क्षार था, ये अम्ल था। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि क्या क्या विक्रिया हो रही है। अगला अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की विक्रिया। याद करना है कोई भी अम्ल के साथ कोई भी धातु के ऑक्साइड की विक्रिया कराई जाती है तो वो भी लवण और जल ही बनाता है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक धातु है और ऑक्साइड के साथ मिला हुआ है तो कैल्शियम ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड हुआ। इसको अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो लवण बनता है कैल्शियम क्लोराइड, और जल बनता है आपका, ये गल छप गया होगा, H2O बनना है, ठीक है, H2O। अगला है कैल्शियम क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। याद रखना है जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, एग्जाम में पूछा गया था, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर या प्रकृति क्या होती है, तो उनकी प्रकृति बेस यानी क्षारीय होती है। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड को क्षार से क्रिया कराने पर भी आपका लवण और जल बनता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका अधात्विक ऑक्साइड है, इसको अगर आप क्षार से क्रिया कराते हो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो आपका बनता है लवण और जल, ठीक है, लवण और जल बनता है। ऐसे ही आपको याद करना है कि अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अभी हमने पढ़ा था धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो अब आपको याद करना है धात्विक के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये विद्युत प्रवाह भी करते हैं, करंट को पास करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेबल बनी हुई है अम्ल की अभिक्रिया। कोई भी धातु कार्बोनेट है का लवण है, अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब कोई भी धातु का कार्बोनेट है, अगर उसे हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है। और अगर हम अम्ल की क्रिया किसी धातु से करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अगर हम अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बन से करें तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। और अगर हम धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करें लवण और जल बनता है, और क्षार के साथ क्रिया कराएं तो लवण और H2O बनता है। ये पूरा आपका यहाँ पे समरी दे रखा है, याद कर लेंगे। दूसरा दे रखा है क्षार के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु कोई भी क्षार है वो भी अगर धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर कोई क्षार धातु के कार्बन से क्रिया करता है तो कोई क्रिया नहीं होती। धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर क्षार क्रिया करे तो भी कोई क्रिया नहीं होती। क्षार अगर अम्ल से क्रिया करे तो लवण और जल बनता है, और अगर क्षार धातु ऑक्साइड से क्रिया करे तो लवण और जल बनता है, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक में समानताएं कहता है कि सभी अम्ल जो होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोनियम भी बोलते हैं, H3O। अगला कह रहा है कि अगर क्षार से क्रिया करते हैं सभी धातुएं, मतलब सभी क्षारक जो होते हैं उनमें OH ऋण आयन पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसे। जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो वो तनुकृत हो जाते हैं। तनुकृत माने कमजोर हो जाते हैं, उनमें हाइड्रोजन की क्षमता कम हो जाती है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता जो H3O था, हाइड्रोनियम और OH था हाइड्रोक्साइड, उनके भी प्रतिका आयतन में कमी हो जाती है। अगर हम उसे जल में मिलाते हैं किसी अम्ल या क्षार को तो उसकी प्रबलता कम हो जाती है, उसे तनुकरण करना कहते हैं। अगला है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी भी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा हाइड्रोजन आयन या OH ऋण आयन हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो याद रखेंगे कोई भी कितना प्रबल अम्ल है या क्षार है, इसकी गणना हम हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयनों की संख्या के आधार पर करते हैं। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी जो सार्वभौमिक सूचक होता है ये रंग बदल के हमें बता सकता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। यानी ये सूचक जो है टेस्ट कर सकता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, अम्ल क्षार कितने प्रबल है, उसकी गणना कर देता है ये पेपर। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार।
जल की उपस्थिति में अम्ल आयन उत्पन्न करते हैं और H आयन या HO+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में बनाते हैं। तो याद रखेंगे, जब भी कोई जल है उसमें अम्ल धीरे धीरे मिलाया जाता है और तो वो क्या करते हैं, H आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा समीकरण दे रखा है कि हाइड्रोजन को अगर हम जल में मिला देते हैं तो HO3 बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। ऐसी HCl को अगर हम जल में मिलाते हैं तो H3O+Cl बन जाता है। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी अम्ल है उसमें अगर हम अम्ल को थोड़े जल में मिलाते हैं तो H आयन बनते हैं या हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक भी आयन उत्पन्न करते हैं। अगर ये कोई क्षारक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में मिला लेते हैं तो सोडियम अलग, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है। ऐसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम आयन अलग हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है। अब लिखा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होता है। अगर आप अम्ल में जल मिला दोगे तो बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पे चित्र से बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगला है कि जब जल में अम्ल मिलाओ ये ठीक है, वो भी बूंद बूंद करके हिलाते हुए मिलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि बहुत तेज़ी से ये गर्म हो जाएगा, उष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाएगा और ये बर्तन से बाहर आ जाएगा और पास खड़ा व्यक्ति जो है वो घायल हो सकता है, जल सकता है। इसीलिए ध्यान रहे कि अगर हम पानी में मिलाएं तो अम्ल धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाएं, ना कि अम्ल में पानी मिलाएं। हमेशा पानी में यानी ज़्यादा मात्रा में पानी लेकर थोड़ा अम्ल मिलाते हैं। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र यानी ये जो बर्तन था कांच का प्रकनली वो टूट सकता है। जल को अम्ल में डालने पर मिश्रण आस्फलित होकर यानी भभककर बाहर आ सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। गर्मी बढ़ने से वो टूट सकता है पात्र। पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P5 है जो एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और पीएच जो होता है वो 7 है यानी उदासीन पे 7 होता है। और पीएच का मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, याद रखेंगे, और अगर 7 से पीएच मान ज़्यादा है तो वो क्षारीय विलयन है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। और दुर्बल अम्ल यानी कौन होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम है। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है। चित्र थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अपना NCERT से पढ़ें। दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन कम, और प्रबल अम्ल वो होते हैं हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा चित्र ये लगता है गलत बन गया होगा। तो ये आपका दुर्बल अम्ल होते हैं CH3COH, ये एसिटिक एसिड है, और C2H2CO3 ये भी आपका कमज़ोर या दुर्बल अम्ल है। ये आपका प्रबल अम्ल होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3। यहाँ पे दुर्बल अम्ल को यहाँ लिखना चाहिए था और प्रबल अम्ल को यहाँ लिखना चाहिए था इसके ऊपर। अगला पढ़ते हैं, दुर्बल क्षारक कौन होते हैं। ये वाला चित्र आपका सही बना रखा है एकदम। दुर्बल क्षारक होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम है, तो यहाँ पे आपका कम है और यहाँ पे आपका ज़्यादा है। तो जिनमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है वो प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक का उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जिसमें कम है वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। यहाँ बताया गया है एक चीज़ कि अगर हम 7 से कम होते चले जाएं, 0 के पास हो जाए तो आपकी अम्लता प्रकृति बढ़ जाती है। अगर हम 7 से बढ़ते जाएं 14 के पास बढ़ते जाएं तो आपकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है, और बीच पे यानी 7 होने पे वो उदासीन हो जाती है। तो इस उदासीन यानी 7 से इधर जाने पे हाइड्रोजन आयन बढ़ता है और इधर जाने पे हाइड्रोजन आयन घटता है, या फिर कह सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ता है। अगला है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर, याद रखना, हमारा जो शरीर होता है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और मिट्टी का पीएच मान याद रखेंगे कि अच्छी उपज देने के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच मान परास की आवश्यकता होती है। परास माने रेंज, ना ज़्यादा ना कम।
यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्ल या क्षार पदार्थ मिलाकर मिट्टी को ठीक कर लेते हैं फसल के लिए। हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का इस्तेमाल होता है। हमारा जो उदर होता है यानी स्टमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। अपच यानी जब खाना पच नहीं पाता, पेट में तकलीफ हो जाती है, तो इस स्थिति में उदर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण पेट में यानी उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटासिड, याद रखेंगे एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड क्षारक होते हैं, याद रखेंगे, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। तो पेट में जो अम्ल ज़्यादा बनते हैं उसको ठीक करने के लिए हमें क्षारीय कड़वे पदार्थ खाने होंगे। उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और खाने का सोडा भी खा सकते हो आप। पीएच के परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दंत माने दांत, दांत का सड़ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का सड़ना या क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल है, जिसे वह हिंदी में दंत वलक कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट से बना होता है जो शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है, सड़ने लगता है। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अगला है पौधे एवं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। इसमें यह बताया गया कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में अगर बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, इसके प्रयोग करने से, रगड़ने से हमें आराम मिलता है तुरंत। अगर कोई मधुमक्खी चींटी अगर आपको काट ले तो आप वहाँ पर खाने का सोडा, बेकिंग सोडा रगड़ते हैं तो आपको राहत मिलता है। इसके अलावा आप कोई जंग लगी चीज़ भी रगड़ते हैं तो वो भी आपको आराम दे सकता है। लिखा है नेटल, नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, यानी जो चींटी वगैरह या जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो जो डंक मारती हैं उसमें मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण हमारी त्वचा में दर्द का अनुभव होता है। और इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक नाम का कोई पौधा होता है, उसकी पत्ती को रगड़कर घिसकर आराम प्राप्त पाया जा सकता है। लवणों का पीएच मान बताया गया है कि प्रबल अम्ल में प्रबल क्षारक मिलाने पे आपका ये उदासीन विलयन बनेगा, इसका मान पीएच 7 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए NaOH बनेगा। अगला है प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षारक से मिलाने पर अम्ल बनेगा, जिसका पीएच मान 7 से कम रह जाएगा। प्रबल क्षारक में दुर्बल क्षारक मिलाने पर क्षारीय लवण बनेगा, जिसका मान पीएच से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए CH3CONA, इसको सोडियम एथोक्साइड भी पढ़ते हैं या सोडियम एसीटेट पढ़ देते हैं कई जने, और इसको पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसको सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक सोडियम क्लोराइड खाने का नमक है, भोजन में इस्तेमाल होता है। साधारण नमक से रसायन। अब यहाँ से आपका चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। वीडियो को बिल्कुल आप छोड़े ना, बिल्कुल आपको काम की चीज़ को रिवाइज कराई जा रही है। अगला है साधारण नमक से रसायन। आपको पहले बताया है कि साधारण नमक से कितनी चीज़ें आप सीख सकते हो। पहला आप सीख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, व्यंजक चूर्ण कैसे बना जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, धोने के सोडे को वॉशिंग सोडा या धावन सोडा कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं जो जिप्सम से बनता है। ये सब इसके सिलेबस में आपका डाला गया है। अब शुरू करते हैं यहाँ से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला NaOH होता है। अगला पढ़ते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला NaOH होता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने के सोडे का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। और ये जो 10H2O लिखा है ये क्रिस्टलन के जल होते हैं, इसे 10 कहते हैं क्योंकि धोने के सोडे में क्रिस्टल के जल की मात्रा 10 है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कहते हैं या हेमी हाइड्रेट या हाफ H2O। इसमें जल का आधा ही अणु होता है। इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही अजीब सा चित्र है, आप अपने NCERT से पढ़ सकते हैं कि कैसे विक्रिया कर रखी है। सोडियम क्लोराइड को यानी नमक को पानी में घोलकर उसमें करंट लगाया गया था। तो करंट लगाने पर आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। एक आपको यहाँ पे प्लस का चार्ज एनोड दिख रहा है और ये जो माइनस का चार्ज है कैथोड दिख रहा है। तो आपको प्लस यानी
जो प्लस का चार्ज है उस पर आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि क्लोरीन गैस बनती है, और जो यहाँ पे कैथोड है जो माइनस का है यहाँ पे आपको सोडियम दिखा रखा है या हाइड्रोजन दिखा रखा है जो कि आपका कैथोड पर बनता है। अब यहाँ बता रखा है कि जो हाइड्रोजन गैस बनता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, फ्यूल माने ईंधन में, मार्जिन में, अमोनिया और फॉर फर्टिलाइजर खादों में, उर्वरक बनाने में, अमोनिया बनाने में। अब बता रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, तो वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनता है, सोडियम और हाइड्रोजन मिलने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये लिखा है ब्रीन कंटेनर। इसका इस्तेमाल होता है आपका डी ग्रीजिंग मेटल्स में, सोप साबुन में, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग कागज़ बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। यहाँ पे बता रखा है कि जो क्लोरीन गैस होता है वो क्या काम आता है, जो कि एनोड पे बना था याद रखेंगे। तो ये बनता है वाटर ट्रीटमेंट जल उपचार में, स्विमिंग पूल में, पीवीसी पॉलीविलिन क्लोराइड बिजली के जो तार होते हैं उनके ऊपर परत चढ़ाते हैं तो उसको बनाने में। और लिखा है डिसइंफेक्ट यानी कीड़े को पानी को रोगाणु रहित करने में, कीड़े मारने में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बनाने में, गैस बनाने में, और पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाएं बनाने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, सोडियम क्लोराइड को अगर हमने जल में घोला था तो क्या क्या बनता है, आपको याद रखना है 3 उत्पाद बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन सी गैस बनती है एग्जाम में पूछा जाता है तो क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सी गैस बनी जाती है तो हाइड्रोजन गैस। और कैथोड पे पास क्या बनता है तो वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। अब इस कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है तो यहाँ बताया है हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है ईंधन के मार्गरीन में यानी ईंधन बनाने में, फ्यूल बनाने में। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है जल की स्वच्छता में, पीवीसी में, सीएफसी में। और HCl का इस्तेमाल इस्पात की सफाई यानी लोहे पर जो जंग लग जाता है उसकी सफाई में, और औषधियाँ माने दवाइयाँ बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, ये धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए इस्तेमाल होता है, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर व्यंजक चूर्ण बना सकते हैं जिसका इस्तेमाल घरेलू व्यंजन में और वस्त्र व्यंजन में किया जाता है, कपड़े सफाई करने में। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजक चूर्ण के बारे में ये लिखा है कि इसे शुष्क बुझे हुए चूने भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस शुष्क बुझे हुए चूने को अगर हम क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराने पर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और जल बनता है। ठीक है, अगला है कि इसका उपयोग कहाँ होता है व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका उपयोग लिखा हुआ है कि वस्त्र उद्योगों में सूती व लेनिन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए जिससे बाद में कागज़ बनता है, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के लिए, उपचायक के रूप में क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी पाया जाता है सूत्र में तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है, उपचायक के रूप में प्रयोगशाला में इस्तेमाल होता है। पीने वाले पानी को या जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। अगला है बेकिंग सोडा क्या कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड माने नमक में अगर हम H2O जल मिला दें और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें और अमोनिया मिला दें, ठीक है, तो आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं बन जाता है। तो कितनी चीज़ें मिलानी पड़ी, 4 चीज़ें, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये सब मिलाने से आपका अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है बनता है। यह एक दुर्बल असंचारक कारक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके हम खाना बनाने में कर सकते हैं, भटूरे बनाने में। अब लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट दोबारा बन जाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, अच्छा इस कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग की वजह से ही आपका जो भटूरे होते हैं या पूड़ी होती है वो फूल जाती है। ठीक है, अगला है कि इसका उपयोग क्या होता है खाने के सोडे का, तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल में भी होता है। तो बात कर रहे हैं हम किसकी के इसका बेकिंग सोडा का, तो इसका लिखा है कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ आते हैं तथा इससे मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो पाव, रोटी और केक होता है उसको बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, तो खाने का सोडा जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। गर्म करने पे क्या बनता है ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका ये ऊपर का समीकरण याद करना है,
ये बनता है Na2CO3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक और इस्तेमाल होता है एंटासिड, जब पेट में एसिडिटी हो जाता है तो उसके लिए आप खा सकते आराम कर सकते हो। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यानी आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। फायर ब्रिगेड के लोग जब बहुत तेज़ी से आग बुझाना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। धोने के सोडे के बारे में पढ़ लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। बनता कैसे है? तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम जल के साथ मिला देते हैं, क्रिस्टल के जल, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बैरोक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो पानी होते हैं, खारा पानी या नमकीन पानी जिसमें साबुन काम नहीं करता, तो उसके अंदर ये जो धोने का सोडा होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे अपमार्जक भी बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। यह सफ़ेद रंग का चूरन है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हाफ H2O के साथ देखा जाए तो 1.5 और मिलाने पर ये दोबारा जिप्सम बन जाता है। यानी इसे खुला छोड़ देंगे POP को तो वायुमंडल से 1.5 जल लेकर ये दोबारा जिप्सम बन सकता है, और वही जिप्सम को दोबारा 373 पे गर्म करेंगे तो दोबारा POP प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो POP है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। याद रखेंगे, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए, पट्टी करने के लिए POP का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग इसके अलावा खिलौने बनाने, सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। जैसे घर की छत या दीवार होती है उसको चिकना डिजाइन वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है क्रिस्टल का जल क्या है? लवण के एक सूत्र इकाई में, कोई भी एक लवण है उसका एक सूत्र है, उसकी एक सूत्र की एक इकाई है, उसमें जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है, उसमें जो जितने जल के अणु पाए जाते हैं उन्हीं को क्रिस्टल का जल कहते हैं। नीचे आपको 3 उदाहरण देता है। कॉपर सल्फेट, इसमें 5 क्रिस्टल के जल हैं यानी 5 अणु हैं जल के। सोडियम कार्बोनेट में 10 हैं और कैल्शियम सल्फेट में 2 हैं। आपको याद करना है यहाँ जल के 2 अणु हैं, फिर 10 अणु हैं और 5 अणु हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी और उनके उत्तरों की जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाती है। आज का पहला प्रश्न है हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कि कॉलम में दिए गए अम्लों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए स्रोतों के साथ कीजिए। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आप जानते होंगे लैक्टिक अम्ल दही में, दूध में पाया जाता है। अगला है एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टी चीज़ों में जैसे नींबू में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है कॉलम 2 में दिए गए, कॉलम ए में दिए गए रसायनों का कॉलम 2B में दिए गए रासायनिक सूत्रों से मिलान कीजिए। आपको बहुत सारे सूत्र भी याद करने थे इस चैप्टर में। तो आपका पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि 2 नंबर पे लिखा है कि CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट .2H2O यानी जल के 2 अणु देखना है जिप्सम में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा अणु ढूंढना है जल का। व्यंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है सबसे नीचे वाला चौथा CaOCl2। बुझा हुआ चूना का फार्मूला हो जाता है पहला वाला Ca(OH2), इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है। अगला है निम्न पदार्थों के लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? कोई सूखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नम अमोनिया गैस है, नींबू पानी है, कार्बोनेटेड पेय, दही, साबुन का पानी, ये सब है। ये सब लिटमस पे क्या प्रभाव डालते हैं? तो पदार्थ जैसे मान लो सूखा हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ये लिटमस पे प्रभाव नहीं दिखाता। लिटमस केवल गलित अवस्था में ही प्रभाव दिखा सकता है। तो इसीलिए पहला वाला सूखा वाला जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होगा वो लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। अगला है नम माने पानी से पूर्ण अमोनिया गैस।
ये आपका लिटमस पेपर पे जरूर प्रभाव दिखाएगा, ये लाल कर देगा। अगला है नींबू का रस। ये क्योंकि ये नींबू का रस अम्ल होता है, खट्टा होता है, तो अम्ल यानी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, तो अम्ल जो होते हैं नीले को लाल करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे लिखा है लिटमस पे क्या करेगा, तो नीले को लाल करेगा। अगला है कि कार्बोनेटेड पे क्या करेगा, तो ये भी नीले को लाल करेगा। याद रखेंगे, दही भी खट्टा होता है, ये भी नीले को लाल करेगा। और साबुन जो होता है छूने में मुलायम और कड़वा होता है चखने में, तो ये आपका उल्टा करता है, ये लाल को नीले में बदलता है। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, यह भी बताइए कि इसे काटने पर कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र HCOOH है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्षारीय लवण जैसे बेकिंग सोडा NaCO3 का विलयन मिलाना चाहिए। NaCO3 जो बेकिंग सोडा होता है ये थोड़ा सा कड़वी क्वालिटी का होता है, इसीलिए जब हमें कोई चींटी वगैरह डंक मारती है उनके मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। और जो अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें कोई क्षारीय और कड़वे पदार्थों को रगड़ना होगा, तो क्षारीय और कड़वा पदार्थ जो है वो आपका बेकिंग सोडा है, जो कि NaCO3 जिसका रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका नाम है, ये इस्तेमाल होता है जब चींटी डंक लगा देती है। पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि क्या होता है कि जब नाइट्रिक अम्ल अंडे के कवच से अभिक्रिया करता है। अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका अंडे का कवच था, उसमें हमने नाइट्रिक एसिड मिलाया जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है। फिर इसको मिलाने पर बना आपका कैल्शियम नाइट्रेट Ca(NO32) और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये सब आपको याद करना है, बिल्कुल समझना भी है साथ साथ। एक छात्र दो प्रकार के विलयन तैयार करता है, एक अम्ल का और दूसरा क्षार का, परंतु वह उस पर लेबल लगाना भूल जाता है क्योंकि उसके पास लिटमस पेपर भी नहीं है तथा दोनों विलयन रंगहीन है। अब वह कैसे दोनों में अंतर कर पाएगा। वह रासायनिक सूचक फिनोफ्थलीन या प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी या चाइना रोज का उपयोग करके लेबल लगा सकता है और पता कर सकता है डुबोकर उनके रंग से कि कौन मतलब क्या है। आप गर्म करके बेकिंग सोडा अथवा धोने के सोडे में अंतर कैसे करेंगे। बेकिंग सोडा को गर्म करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, परंतु धोने के सोडे को गर्म करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती, यही सबसे बड़ा अंतर है। नीचे आपको इक्वेशन भी बना के दिखा रखा है, याद रख लेंगे। अगला है कि लवण A को बेकरी यानी पाव रोटी बनाने वाले उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। गर्म करने पे लवण B बनाता है जिसे पानी की कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा इसे एक गैस C निकलती है। गैस C को जब चूने के पानी में गुजारा जाता है तो यह दूधिया कर देता है। तो A, B और C के नाम बताइए। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, जो ये चैप्टर साइंस को सीरियसली पढ़े हैं, उनको ये प्रश्न पढ़ के ना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आया होगा। तो उत्तर हो जाता है कि जो A है वो आपका बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसी को गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और सोडियम कार्बोनेट जल की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो पानी में अविलेय होने के कारण चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला है कि A का उत्तर हुआ कि वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा था, B आपका Na2CO3 था धोने का सोडा और C आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस था जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक उत्पादन में एक गैस X उत्पाद के रूप में बनती है। गैस X चूने के पानी से अभिक्रिया करके यौगिक Y बनाता है जिसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में विरंजन अभिकारकों के रूप में किया जाता है। X तथा Y को पहचान कर इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पाद में हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस उत्पाद के रूप में बनती है। जब क्लोरीन चूने के पानी से अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। ये बिल्कुल आपको ये सारा याद कर लेना है। सोडियम क्लोराइड में जल मिलाने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और H2O बनता है। याद रखना है एनोड पे क्लोरीन बनता है और कैथोड पर हाइड्रोजन और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं बनता है। अगला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बनता है H2O। अगला है प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या है, निम्नलिखित अम्लों के प्रबल एवं दुर्बल अम्लों के रूप में छांटिए। तो छांटना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो प्रबल है या दुर्बल अम्ल है।
साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल का जलीय विलयन पूर्णतः आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम आयन देता है, परंतु दुर्बल अम्ल का जलीय विलयन आंशिक आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम आयन देता है। तो यानी प्रबल अम्ल वो हुआ जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनने हैं या हाइड्रोनियम आयन बहुत ज़्यादा बनने हैं। दुर्बल अम्ल वो हुआ जिसमें जल ज़्यादा और हाइड्रोनियम आयन कम होते हैं। प्रबल अम्ल में उदाहरण हो जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीन। और दुर्बल अम्ल में हो जाता है सीट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। ठीक है। अगला है कि जिंक धातु प्रबल अम्ल के तनु विलयन से अभिक्रिया कर एक गैस उत्सर्जित करती हैं जो तेल के हाइड्रोजनीकरण के उपयोग में लाई जाती है। इसका संतुलित समीकरण लिखें। इस गैस की जांच आप कैसे करेंगे? जिंक तनु प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जिंक को जब हम HCl से क्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और H2 बनता है। जब माचिस की तिल्ली को निकलती गैस के पास ले जाते हैं तो पोप ध्वनि के साथ गैस जलने लगता है। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए अनुसार हाइड्रोजन गैस के तैयार करने के लिए निम्नलिखित चित्र में क्या होगा यदि निम्नलिखित परिवर्तन दिखाए किए जाएं। दानेदार जिंक के स्थान पर परगनली में जिंक के पाउडर की समान मात्रा लेते हैं। अभी हमने दानेदार जिंक लिया था, उसकी जगह पाउडर लेना है, तो पाउडर ज़्यादा क्रिया करता होगा तेज़ी से। चित्र में आपने NCERT में पढ़ा था कि एक स्टैंड होता है, इसमें प्रगनली होती है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाले गए थे जिसमें से तेज़ी से बुलबुले बनते हैं गैस के। उस गैस को एक प्रगनली से होकर एक साबुन के विलयन से गुजारते हैं और उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं बुलबुलों के पास। तो जो बुलबुले है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा होता है, इसीलिए मोमबत्ती ले जाने पे वो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। ये चित्र बिल्कुल याद कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है कि पहला प्रश्न था कि दानेदार जिंक के स्थान पे प्रगनली में जिंक के पाउडर की समान मात्रा लेते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले तो हाइड्रोजन गैस अधिक तेजी से उत्सर्जित होता है। ये इसका उत्तर था। बी क्वेश्चन है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो गैस की लगभग समान मात्रा उत्सर्जित होती है, ये याद करना है। जिंक के स्थान पर कॉपर का चीलन लेते हैं तो गैस उत्सर्जन ही नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है। अगला है डी ऑप्शन यानी डी प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तथा प्रगनली को गर्म करते हैं। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है और बनता है सोडियम जिंकेट। तो Zn बना, उसमें आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो बना Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट लगती है तो आप बीच में ब्रेक लेके सुने। अगला है कि केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगर घर में आपकी माँ बेकिंग पाउडर के बदले बेकिंग सोडे का उपयोग केक बनाने में करती है तो आपको इसका स्वाद कैसा लगेगा और क्यों लगेगा। तो उत्तर हो जाएगा कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और जब इसे गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। तो अभिक्रिया हुई कि NaCO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 और H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला है बेकिंग सोडे को बेकिंग पाउडर में कैसे बदला जा सकता है। तो बेकिंग सोडे को बेकिंग पाउडर में बदलने के लिए उसमें उचित मात्रा में टार्टेरिक अम्ल मिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि जो बेकिंग सोडा होता है उससे पाउडर बनाने के लिए टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला है बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है। टार्टरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट को उदासीन कर देता है और केक का स्वाद बदल देता है। अगला है एक धातु के कार्बोनेट X को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर एक गैस निकलती है जिसे एक घोल से गुजारने पर फिर धातु के कार्बोनेट प्राप्त हो जाते हैं। फिर एक गैस G भी प्राप्त होती है यदि ब्राइन का विद्युत अपघटन Y पे कराया जाता है तथा एक यौगिक Z भी प्राप्त होता है जिसका उपयोग पानी के कीटाणु रहित करने में बनाया जाता है। तो आप G, X, Y और Z का नाम बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ब्राइन का विद्युत अपघटन के फलस्वरूप एनोड पर क्लोरीन गैस जमा होती है। जब क्लोरीन गैस को भूखरा चूना पर प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है जिसको जल को कीटाणु नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो CaOH2 प्लस Cl2 बनता है CaOCl2 प्लस H2O। क्योंकि Y और Z कैल्शियम के लवण है अतः X कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से क्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड
कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है। सामान्य क्षारक बी की एक शुष्क गोली को वायु में खुला छोड़ देने पर वह नमी सोख लेता है और चिपचिपी हो जाता है। यौगिक क्लोर क्षार प्रक्रिया का एक उत्पाद भी है। बी की पहचान कीजिए, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी जब बी अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। ऐसी एक विलयन के लिए संतुलित समीकरण भी लिखिए। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप इसको अपना नोट करके आराम से याद करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला एक क्षारक है जो आर्द्रता ग्राही है, अर्थात ये वायुमंडल से नमी को सोख लेता है और चिपचिपा हो जाता है। अम्लीय ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट और H2 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आवर्त सारणी के समूह 2 के तत्व का सल्फेट लवण सफ़ेद मृदु पदार्थ है। इसको गूंथकर इसे विभिन्न आकृतियों में मोल्ड किया जा सकता है। जब इस यौगिक को खुले में छोड़ दिया जाता है तो यह ठोस पदार्थ हो जाता है और मोल्डिंग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। सल्फेट लवण की पहचान कीजिए और यह ऐसा व्यवहार क्यों दिखाता है। होने वाली अभिक्रिया को लिखिए। जो पदार्थ विभिन्न आकृतियों के बनाने में उपयोग होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O है और CaSO4 के 2 सूत्र इकाई जल के एक अणु से साझा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप यह मृदु है। जब इसे कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल से नमी का शोषण करता है और जिप्सम बनाता है जो कि कठोर पदार्थ है और ठोस है। तो यहाँ पे पूरी क्वेश्चन लिखी हुई है किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको खुला छोड़ देते हैं तो 1.5 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं और आपका जिप्सम जो कि कठोर पदार्थ है वापस बन जाता है कैल्शियम सल्फेट मल्टीप्लाई 2H2O जल के 2 क्रिस्टल। अगला है कि कौन अधिक प्रबल अम्ल है, जिसका pH मान 5 है अथवा जिसका pH मान 2 है। तो आपने पढ़ा होगा जिसका pH मान कम होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, उत्तर 2 हो जाता है। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। तो मेथनोइक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में होता है या फॉर्मिक अम्ल भी लिख सकते हैं। एक लवण का नाम लिखिए जिसमें क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता, तो साधारण नमक में नहीं पाया जाता। किन क्षारकों को क्षार कहते हैं, क्षार का एक उदाहरण दीजिए। वह क्षारक जो जल में विलय होते हैं क्षार कहलाते हैं, उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड। सब्जियों से बने किसी सूप के नमूने का pH मान 6.5 पाया गया है। इस सूप का स्वाद कैसा होगा, तो इस सूप का स्वाद खट्टा होगा क्योंकि pH मान जो 7 से कम होते हैं वो अम्ल होते हैं और अम्लों का ही स्वाद खट्टा होता है। अगला है ताजे दूध का pH मान 6 होता है। इसे दही बनाने जाने पर इसका pH मान घटेगा या बढ़ेगा। तो भाई दही तो और खट्टा होता है इसीलिए pH मान जो होगा तो दही बनाने पे pH मान बढ़ जाएगा क्योंकि दही एक अम्लीय पदार्थ है। तो इसको अपना चेक कर लेना किसका उत्तर सही क्या होगा। अगला है मुंह में pH का मान 5.5 से कम होने पे दांतों का क्षय क्यों आरंभ हो जाता है। pH के कम मान पे मुंह में भोजन तत्वों से अम्ल बना होता है और यह अम्ल दांतों के एनिमल के कैल्शियम फॉस्फेट से क्रिया करके दांतों का क्षय यानी सड़ना शुरू करता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में लिटमस का रंग कैसा होता है। तो इस विलयन में लाल लिटमस का रंग नीला हो जाता है क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्षार होता है, क्षार लाल को नीला करते हैं, याद रखेंगे। किसी विलयन में H आयन यानी जलीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन में pH का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई वह विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है और उसका pH मान घट जाता है क्योंकि जितने प्रबल अम्ल होते हैं उनका pH मान घट जाता है। अब कहता है कि 1HCl और 1MHCH3COH घोलों में किसमें H आयनों की सांद्रता अधिक होगी। तो HCl में ज़्यादा होगी क्योंकि HCl प्रबल अम्ल है। जब सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है। तो याद करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दही को तांबे एवं पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता कि दही में अम्ल होता है और पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके विषैले धातु यौगिकों को बना सकते हैं। ये यौगिक भोजन विषाक्तता उत्पन्न करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। जब किसी सक्रिय धातु से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा गैस निकलती है तो उस गैस की पहचान कैसे करते हैं। यह गैस हाइड्रोजन है। इस गैस की पहचान इसके पास जलती मोमबत्ती की तिल्ली लाने पर की जाती है।
इससे यह गैस कोप ध्वनि से जल उठती है और जिंक प्लस HCl मिलने से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब तनु HCl की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से विक्रिया होती है तो उत्पन्न गैस क्या होती है? इस गैस की पहचान कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसकी पहचान चूने के पानी से की जाती है। चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कहता है धीरे धीरे कॉपर ऑक्साइड पाउडर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त घोल का रंग नीला हरा हो जाता है। और घोल को नीला हरा प्रदान करने वाले नए यौगिक का नाम क्या है? तो आपको याद करना है कॉपर क्लोराइड। अम्लीय वर्षा का जल जब बहकर नदी में प्रवाहित हो जाता है तो नदी के जलीय जीवों की उत्तरजीविता कठिन क्यों हो जाती है? इसके कारण नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है और इस कम मान में जलीय जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए जलीय जीवों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 विलयन ए और बी के पीएच का मान क्रमशः 5 और 8 है। इनमें से कौन सा विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा? तो विलयन बी जिसका मान 8 है वह क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा क्षारीय होते हैं। 3 विलयन ए बी सी के पीएच मान 4 से 10 हैं। इनको अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आपका सी आएगा जिसका मान 10 है, फिर उससे ज़्यादा 6 आएगा यानी बी, और उससे ज़्यादा 4 आएगा जो कि ए। दांतों को क्षय होने यानी सड़ने से बचाने के लिए हम अम्ल की अधिक मात्रा को किस प्रकार उदासीन कर सकते हैं? तो भाई हम दांतों को किसी क्षारीय टूथपेस्ट या क्षारीय दंतमंजन द्वारा साफ करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर सकते हैं। कौन से लवण अम्लीय होते हैं? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने अम्ल अम्लीय होते हैं, अर्थात इनका पीएच स्तर से कम हो जाता है मान। कौन से लवण क्षारीय होते हैं? प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के बने लवण क्षारीय होते हैं, अर्थात इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। विरंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है? विरंजक चूर्ण से सदैव क्लोरीन की गंध इसीलिए आती है क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है? वायु में खुला छोड़ देने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन निरंतर निकलती रहती है। गंधीय सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे जैसे विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता जाता है, OH आयन सांद्रता क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। OH प्लस आयन की सांद्रता क्या होता है? तो वो घट जाता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए और इसे कैसे बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका सूत्र CaOCl2 है। बनाने की विधि है कि शुष्क भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। समीकरण बनेगा Ca(OH2) प्लस Cl2 बनेगा तो CaOCl2 प्लस H2O। साधारण नमक का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। उल्लेख कीजिए कि इस नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका सूत्र NaCl है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यह आपने कई बार पढ़ा होगा। कोई रासायनिक यौगिक जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है जल में विसंक्रमित करने में भी उपयोग होता है। इस यौगिक का नाम बताइए और इसके बनाने को दर्शाने वाली रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसका एक कार्य भी लिख लीजिए। यौगिक का नाम विरंजक चूर्ण है और बनता कैसे है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो चूना होता है उसमें क्लोरीन गैस मिलाने से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, बनता है और जल बनता है। इसका काम होता है कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। गंधीय सूचक क्या है? शुष्क HCl गैस शुष्क नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करता। इसका कारण लिखिए। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। शुष्क HCl गैस वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन नहीं देता, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है और शुष्क नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करता। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। दही तथा अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल अथवा तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? आपने अभी पढ़ा था। दही तथा खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके विषैले धातु यौगिक को बना सकते हैं जो भोजन विषाक्तता उत्पन्न कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। अगला है अम्लों के जलीय विलयन विद्युत संचालन करते हैं जबकि अल्कोहल विद्युत चालन नहीं करता है। व्याख्या कीजिए। इसका कारण यह है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं
जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ग्लूकोज तथा अल्कोहल का आयनों में विघटन नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल विलयन में हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करते, अतः ये विद्युत का चालन नहीं करते। हमारे शरीर में दांतों का जो इनेमल है वो कठोरतम पदार्थों में से एक है। चॉकलेट और मिठाइयाँ खाने से वह किस प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसे टूथपेस्ट कैसे रोकते हैं। चॉकलेट और मिठाइयों में शक्कर होता है। मुख में उपस्थित जीवाणु शक्कर को तोड़कर अम्लों को बनाते हैं। जब मुख में बने अम्ल की पीएच मान 5.5 से नीचे गिर जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बने दंत इनेमल को संचारित करने के लिए अम्ल काफ़ी प्रबल हो जाता है। इससे दंत क्षय यानी दांत का सड़ना शुरू हो जाता है। दंत पेस्ट से दांतों को साफ करने से यानी क्षारीय दंत मंजों से साफ करने से अभी दांत के सड़नों को रोका जा सकता है। एक यौगिक जिसका निर्माण जिप्सम से होता है, उचित मात्रा में जल मिलाने पर यह यौगिक कठोर हो जाता है। यह यौगिक क्या हो सकता है, इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अस्पतालों में इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्माण के लिए सोडियम रासायनिक समीकरण ये होता है कि जिप्सम को 373 पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और 1.5 H2O यानी जल के जो 1 और आधे अणु होते हैं वो उड़ जाते हैं और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बच जाता है। अस्पतालों में इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पे बने उत्पादों के नाम लिखिए। तो उत्तर है कि इस उत्पादों के नाम में सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उपरोक्त में निहित अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपका रासायनिक समीकरण आपने कई बार पढ़ रखा है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पे यही 3 चीज़ें बनती हैं। NaCO3 को गर्म करने पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बनता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को एक प्रणाली में कुछ समय तक गर्म किया गया। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा था, गर्म करने से पहले कैसा था, गर्म करने के बाद कैसा था। तो उत्तर हो जाएगा गर्म करने से पहले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का रंग नीला था, गर्म करने पे बाद कॉपर सल्फेट का रंग जो था वो सफ़ेद हो गया। अगला है तापन प्रक्रिया में प्रणाली के अंदर ऊपर की ओर दीवारों पर देखी गई बूंदों का स्रोत क्या है। तापन प्रक्रिया में प्रणाली के ऊपर की दीवारों पर देखी गई बूंदों का स्रोत क्रिस्टल का जल है। जब तनु HCl की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से विक्रिया होती है तो उत्पन्न गैस क्या होती है, इस गैस की पहचान कीजिए। उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये पूरा याद करना है आपको। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूर्णतः वायुरुद्ध पात्र में क्यों रखते हैं, यानी बर्तनों में ढक कर क्यों रखते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ये प्रोसेस याद कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूर्णतः वायुरुद्ध पात्र में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जल की नमी से जिप्सम बना के कठोर पदार्थ बनाता है। किसी अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन क्यों करता है। तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अम्ल के विलयन का तनुकरण करने पर उसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन आता है। तो जल में अम्ल के विलयन का तनुकरण करने पर उसमें हाइड्रोक्लोरिक आयनों की सांद्रता की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जल मिलाने पर आयन कम होते हैं। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सांद्र तथा तनु विलयनों में से किसका पीएच मान उच्चतर यानी ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन में सांद्र विलयन की तुलना में पीएच मान उच्च होता है। अगला है कि डी, निम्नलिखित में से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या परीक्षण करेंगे। किसी प्रक्रिया में रखा ठोस सोडियम कार्बोनेट, किसी प्रक्रिया में रखी जिंक धातु। तो तीव्र बुदबुदाहट होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण होती है। जिंक धातु के टुकड़ों की सतह पर गैस के बुलबुले देखते हैं, यह गैस हाइड्रोजन है। सोडियम के एक यौगिक X का उपयोग रसोई में प्राय पकौड़ों को खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमाशय की अम्लता के उपचार में भी होता है। X की पहचान कीजिए। इसका रासायनिक सूत्र क्या है। भोजन पकाने में गर्म करते समय होने वाली विक्रिया को उल्लेख कीजिए। अगला है यौगिक X सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 है। भोजन पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न विक्रिया होती है। NaHCO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 और H2 और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा यौगिक है, यह कैसे बनाया जाता है। ये कई बार पढ़ लिया, ये खुद पढ़ लेना आप। अगला लिखा है, ये भी आप खुद पढ़ लेना। मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। ये
बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। तो आप इसको अपना रोक के पढ़ सकते हो। तो इस सब के बारे में एक दूसरी वीडियो भी बनानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।